मॉर्निंग दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं 6 जुलाई से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा आपके एग्जाम के प्रति। तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न। और उससे पहले सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जो भी मेरे नए दोस्त इस सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हैं, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी इसको भेजने की कृपा करें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, पहला हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का काजा शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित हुआ? जाम्बिया, जिबूती, घाना या सूडान? तो इसका जो राइट आंसर है, जाम्बिया में हुआ। पहला हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का जो शिखर सम्मेलन वो जाम्बिया में हुआ है। अब इसके बारे में बता दें तो इसकी डिटेल क्या है। तो काजा 2024 राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन 31 मई को जाम्बिया के रिसोर्ट शहर लिविंगस्टोन में समाप्त हुआ। इसमें 5 प्रमुख देशों के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शामिल हैं, जिनमें से जिम्बाब्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, अंगोला आदि देशों ने भाग लिया। ठीक, और यह कुल जो था ये 7 दिन का प्रोग्राम था, ये 7 दिन चला है। और इसके आगे बात करें, आगे इसकी डिटेल, तो काजा शिखर सम्मेलन में उल्लेख किया गया कि सदस्य देशों के पास $1 बिलियन से ज़्यादा मूल्य के हाथी दांत हैं, जिसे वह सीटेस प्रतिबंध के कारण बेच है, यहाँ बीच नहीं है, बेच नहीं सका। ठीक, बेच नहीं पा रहे हैं, और इसी के लिए सम्मेलन किया गया। हाथी दांत वगैरह जो बेचे जाते हैं, अफ्रीकी देशों में हाथी ज़्यादा पाए जाते हैं ना, तो वहाँ के जो हाथियों के दांत लोग हाथियों को मार के ले लेते हैं और बेचने के लिए रखते हैं। तो यह सम्मेलन 1 सप्ताह तक चला। ठीक, और राजधानी क्या बात करें तो जो इस देश की राजधानी जो जाम्बिया है, इस देश की राजधानी है लुसाका। लुसाका इसकी राजधानी है। राष्ट्रपति की बात करें तो यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हकाइंडे हिचलेमा, और पीएम यहाँ के मेंजा चोना। ये यहाँ के मतलब पीएम और राष्ट्रपति हैं। तो ये अफ्रीकी देश है सब। अगला हमारा प्रश्न है, अच्छा पूछ लें आपसे, जैसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं आपका, 1 मिनट, आप कमेंट बॉक्स पे मेरे आंसर करिएगा। 1 मिनट, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं? सफ़ेद हाथियों का देश, हाथियों का देश किसे कहते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स पे मेरे आंसर करिएगा, देश किसे कहते हैं, आंसर करिएगा। ठीक, तो ये मेरा क्वेश्चन है। अब रोज़ हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि मेरे प्रश्न का जवाब क्या। जो पहले आंसर देगा उसका नाम इस डेस्क बोर्ड पे लिखा जाएगा कि उसने फर्स्ट प्राइज़ जीता है, कि हाँ मैंने इस चीज़ का आंसर दिया। तो आप बताइएगा कि सफ़ेद हाथियों के देश किसे कहते हैं। ठीक, सरल क्वेश्चन है, फिलहाल मालूम होगा, बट आप कोशिश करिएगा एक बार। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा भारतीय बैंक 8 लाख करोड़ के बाजार पंजीकरण वाला तीसरा बैंक बन गया है? ऑप्शन इसके हैं SBI, ICI, HDFC या BOB बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका जो राइट आंसर SBI है। ठीक, अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब बैंक के शेयर रुपये 907 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए, तब यह 8 लाख करोड़ पहुंचा। मार्केट के हिसाब से SBI भारत का तीसरा बड़ा बैंक है, दूसरा बैंक ICICI है। ठीक, और आगे बात करें SBI के बारे में, तो SBI के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, पुराना थोड़ा करेंट है। तो जम्मू में डल झील में तैरता हुआ ATM किसने बनाया? तो SBI ने बनाया। ठीक, जम्मू कश्मीर में तैरता हुआ ATM जो बना है डल झील में, वो बनाया था SBI ने। और विदेशों में सबसे ज़्यादा शाखा खोलने वाला जो बैंक है वो SBI है। ऑस्ट्रेलिया में पहली शाखा खोलने वाला बैंक वो भी SBI है। ठीक, तो ये थे SBI से कुछ संबंधित पुरानी न्यूज, याद रखिएगा फिलहाल। और इसके बारे में और बता दें डिटेल, तो SBI की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसके जो वर्तमान में प्रमुख हैं दिनेश खारा, और मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक भी अपने देश का है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण जो दिवस है ये 5 जून को मनाया जाता है पूरे विश्व में। 2 जून को कौन सा दिवस था? तो तेलंगाना दिवस था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई।
3 जून को साइकिल दिवस था, ठीक, साइकिल दिवस। और 1 जून को क्या था, तो 1 जून को फिलहाल अभी क्लियर नहीं इसका, लेकिन ये जो दिवस हैं इसके बारे में हमने बता दिया। अब 5 जून के बारे में बताया, तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है, सभी को पता है, ठीक। इसकी शुरुआत की बात बताएं तो 1972 के स्टॉकहोम स्वीडन के जो सम्मेलन हुआ तो वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू कब हुआ, तो ये 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। और इसकी 2024 की थीम क्या है, तो भूमि बहाली, मरुस्थली और सूखा सहनशीलता। थीम याद रखिएगा, क्योंकि अधिकतर जो दिवस होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंट जो होता है थीम होता है, ठीक। एग्जाम में अधिकतर यही पूछते हैं कि 2024 इसकी थीम क्या थी, तो आप थीम पे ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा। और आगे बात करें पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी, तो उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन थी। और नेक्स्ट बात करें विश्व पर्यावरण 2024 की मेज़बानी कौन किया, तो ये देश जो था सऊदी अरब था। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अब की बार मेज़बानी कौन किया, तो ये किया था सऊदी अरब, ठीक। और नेक्स्ट है पर्यावरण से संबंधित कुछ जो सम्मेलन हुए थे उनके बारे में बता दें। तो पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन, पहला स्टॉकहोम सम्मेलन था 1972 में हुआ। फिर रियो सम्मेलन 20वां जो था सम्मेलन 2012 में हुआ। फिर काटोबाइस सम्मेलन पोर्टलैंड में हुआ 24वां 2018 में। मैड्रिड सम्मेलन COP25 हुआ था 2019 में। और बात करें इधर UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की कार्यकारी निदेशक कौन है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंगर एंडरसन है। पर्यावरण रैंकिंग में भारत का जो स्थान है 180 लास्ट में, ठीक, 180 देशों में। और UNEP की स्थापना जो हुई थी 1972 में हुई, मुख्यालय इसका केन्या नैरोबी में है। तो ये थे पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो प्रश्न हमारा किस भारतीय क्रिकेटर को ICC ODI वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया घोषित हुआ है, तो वो ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है रोहित शर्मा, बी है महेंद्र सिंह धोनी, और सी है कोहली, और डी शुभमन गिल। तो इसका जो राइट आंसर यह है, ये कोहली बने हैं प्लेयर ऑफ द ईयर। और इसके बारे में डिटेल बता दें आपको, तो कोहली ने इस पुरस्कार की रेस में मोहम्मद शमी और शुभमन गिल को पीछे छोड़ा है। ICC की ओर से 2023 के अवार्ड का ऐलान किया गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये चुने गए, ठीक। और बात करें इसमें और कुछ, तो अब की जो IPL हुआ था इसमें सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने थे विराट कोहली। और ऑरेंज कैप पाने वाले 2024 के खिलाड़ी बने थे, 761 रन बनाए थे और दोबारा प्राप्त किया इन्होंने ऑरेंज कैप, ठीक, सबसे ज़्यादा रन बनाए इन्होंने। और इन्होंने एक शतक भी लगाया था इसमें, इस IPL में। तो और इसके बारे में क्या बताएं, तो ICC की स्थापना की बात बताएं तो ICC की स्थापना आपको पता होगा 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड के निवासी है, और इसका जो मुख्यालय दुबई UAE में है। ये याद रखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है लोकसभा चुनाव में सबसे युवा सांसद कौन बने, राजीव कुमार, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र सरोज या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है पुष्पेंद्र सरोज जो हैं वो सबसे युवा सांसद बने, और ये उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला के निवासी हैं। अब इनकी उम्र के बारे में बता दें तो इनकी जो उम्र थी 25 साल 3 महीना 3 दिन के थे सांसद बने, और ये कौशाम्बी सीट से लड़े थे। इससे पहले की बात बताएं तो उड़ीसा में जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था केओझर सीट से जीतने वाली चंद्रानी मुर्मू बनी थी, जिनकी उम्र 25 साल 11 महीने और 7 दिन था रिकॉर्ड। तो इनका रिकॉर्ड तो टूट गया। और दूसरा और बताएं इसमें, तो यह अपने 2 बार के भाजपा सांसद इनके जो समकक्ष खड़े हुए थे विनोद सोनकर को 1,03,944 वोटों से इन्होंने हराया है। और कुल यह 5,09,788 मत पाने वाले देश के इतिहास में सबसे कम उम्र के बने हैं सांसद। और बिहार की सबसे कम इनके पिता भी हाँ जो सरोज हैं पुष्पेंद्र सरोज, इनके पिता भी अभी ये हमारे पड़ोसी ही हैं, तो इनके पिताजी भी पिछले चुनाव में शायद सांसद ही थे। तो राजनीति से इनका जुड़ा हुआ है पूरा फैमिली। और बिहार की सबसे कम उम्र के सांसद बनने वाली शोभवी 25 साल 11 महीने 20 दिन की बनी है, ठीक। और सबसे ज़्यादा उम्र के भी हाल में सांसद इसी में बने लोकसभा चुनाव में,
तो जीतन राम मांझी 79 साल में बने। ठीक, तो ये फ़िलहाल ये तो बिहार से संबंधित थी और इनके बारे में फ़िलहाल जो डिटेल था हमने बता दिया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, आपको पता ही होगा। फिनलैंड की दूरसंचार कंपनी नोकिया, जो नोकिया कंपनी कहाँ की, तो फिनलैंड की, याद रखिएगा। सैमसंग कंपनी कहाँ की, दक्षिण कोरिया की है। तो नोकिया ने किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया, दिल्ली आईआईटी, मद्रास आईआईटी, बॉम्बे या गतिशक्ति विश्वविद्यालय। ये गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने समझौता किया है। और इसके बारे में बताएं तो नोकिया ने गतिशील विश्वविद्यालय ने उद्योग अकादमी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्लेक्सर इंडिया और जैकब्स के साथ समझौता किया है। यह विश्वविद्यालय बड़ोदरा में स्थित भारतीय रेलवे परिसर में। ठीक, और इसकी राजधानी बता दें तो फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। पीएम यहाँ के का पेटेरी आर्पो है और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब है। मुद्रा की बात यूरो है। ठीक, और आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न है हमारा, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 का खिलाड़ी डीपी मनु ने कौन सा पदक जीता, गोल्ड जीता, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है गोल्ड। और ये एथलेटिक है खिलाड़ी कहेंगे तो ये भाला फेंक के, नीरज चोपड़ा के बाद यही है भाला फेंक वाली। ठीक, तो भाला फेंक से खिलाड़ी है ये। एक मिनट। और चीनी ताइपे में ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 टूर्नामेंट में पुरुषों के जैवलिन थ्रो में गोल्ड पदक जीता। मनु ने भाला फेंक फाइनल में अपने आखिरी प्रयास में 800, ये 4 नहीं है, 81.58 मीटर दूरी तक फेंका। और 7 अगस्त को पता होगा भाला फेंक दिवस मनाया जाता है क्योंकि पेरिस टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को ही गोल्ड पदक जीता था। इसमें एकमात्र यही खिलाड़ी थे जो गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाते थे। और अगला हमारा प्रश्न है, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र का दूसरा भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM किस राज्य में खोला जाएगा, गुजरात, असम, नागालैंड, सिक्किम। तो इसका जो राइट आंसर है असम में खोला जाएगा। अब इसके बारे में बता दें तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने असम के कामरूप, असम का जो पुराना नाम था वो कामरूप था, कि जिले में आराभीटा में एक नए IIM की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। असम में बनने जा रहे इस संस्थान का मार्गदर्शन IIM अहमदाबाद द्वारा किया जाएगा। ठीक, और इसमें बता दें देश में कुल कितने IIM हैं, तो 21 IIM है, जिसमें शिलांग नॉर्थ ईस्ट में एकमात्र IIM है। ठीक, और असम के बारे में बता देते हैं, यहाँ के जो CM है हेमंत बिस्वा शर्मा है। ठीक, और यह विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप जो है असम में है। और असम में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, यहीं पे अपना माजुली द्वीप है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा विश्व प्रसिद्ध है। सैटेलाइट से एक मात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा नेशनल उद्यान है। ठीक, तो और भूपेन हजारिका पुल जो है ये भी यही बना है असम में। और असम वैभव पुरस्कार यहाँ असम की सरकार द्वारा दिया जाता है, तो पिछले साल को पाए थे रतन टाटा। अगला हमारा प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ADB द्वारा 2023 में भारत को कितना संप्रभु ऋण प्रदान किया गया, 2.6 मिलियन, 1.8, 1.3 या 4.5। तो इसका जो सही जवाब है ए ऑप्शन है, 2.6 बिलियन संप्रभु ऋण प्राप्त किया है ADB से। अब इसकी डिटेल है, एशियाई विकास बैंक ADB ने कैलेंडर वर्ष 2023 में भारत को $2.6 बिलियन ऋण दिया है। 2023 में ADB द्वारा समर्पित ऋण का उपयोग शहरी विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने, बिजली क्षेत्र को बढ़ावा देने, औद्योगिक पर्वतमाला के विकास का समर्थन करने के लिए किया गया है। अब ADB की स्थापना की बात बताएं तो 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जो वर्तमान में मनीला फिलीपींस में है और अध्यक्ष इसके हैं तो मासात्सुगु आसाकावा है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र जो है ये मनीला फिलीपींस में ही है। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ओम प्रकाश, सतीश जैन, विजय भारती या नीलम सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है विजया भारती इस पद पर नियुक्त हुई कार्यकारी हैं। और इनके बारे में बता दें तो यह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जो न्यायाधीश थे अरुण मिश्रा के 3 साल के कार्यकाल के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के पद छोड़ने के साथ केंद्र ने विजया को नियुक्त किया है। अब बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और इसकी बात करें स्थापना की तो स्थापना जो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और आपको हमने बताया है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहते हैं, ये हमारा प्रश्न है, याद रखिएगा। सफ़ेद हाथियों का देश
किस देश को कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे आंसर करिएगा। ठीक, देखते हैं कौन सबसे पहले क्लास देखता है और आंसर करता है। तो सफ़ेद हाथियों का देश किस देश को कहते हैं, आप लोग आंसर करिएगा। देखते हैं कौन सा है जो टैलेंटेड बॉय या गर्ल सबसे पहले आंसर करती है कमेंट बॉक्स से, देश कौन सा है। ठीक, याद रखिएगा ये हमारा प्रश्न है। रोज़ हम एक या दो प्रश्न आपसे ऐसे पूछेंगे और आप हमें आंसर इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, सबसे पहले कौन आंसर देगा उसका नाम कल यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे सुनहरे अक्षरों में। विजेता लड़की लड़का जो भी होगा यहाँ पे लिखा जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसी रही मेरी आज की क्लास, सभी को फ़िलहाल अच्छी लगी होगी। और जो भी आपकी परीक्षाएं लगी है उनमें से इसमें से प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हम लाते हैं इसमें। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगा। और सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं और बाद में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और मेरी अगली क्लास बिहार के शिक्षक भर्ती की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पड़ जाएगी अभी 10 बजे तक। तो आप उस क्लास को भी देखना ना भूलें, क्योंकि वन लाइनर है, ज़्यादा इसमें डिटेल वाला कोई प्रोग्राम नहीं बनाया है। वन लाइनर आप बस समय 15-20 दिन का जो भी है आप इसमें अपना तैयार कर सकते हैं। पुराने पेपर है पिछले साल जो वहाँ बिहार में हुए हैं, तो उसी का पूरा कलेक्शन है। तो बेहतर क्लास होगी। फिर मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।